हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल सोनी ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम SY BA हिंदी 213 का IMP प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसमें हमें बुक्स में से ही इसके आंसर्स देखने हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो इसमें मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदी का जो है, अगर हम उसे पढ़ेंगे या सुनेंगे अच्छे से लेसन को, टॉपिक्स को, तो हमें अच्छे से हमारे मन की भाषा से अच्छे से पेपर लिखना आएगा। अगर हम इसे कोरा रखेंगे तो हमें इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमें इसे सुनकर पढ़कर अच्छे से हमारे मन की भाषाओं से इसे लिखना है। तो मैं कुछ आपको IMP प्रश्न बता रही हूँ। तो देखिए, आत्मकथाकार आचार्य चतुर्सेन के व्यक्तित्व की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 1440 पे है। इस पे मैंने लिखा है। तो चलिए हम देखते हैं कि चतुर्सेन शास्त्री जो बुक्स में से है उनकी मेरी आत्मकहानी जो लिखी है, हम इसे पूरा पढ़ेंगे। पूरा पढ़ने के बाद ही हम इसे अर्थ से अच्छी तरह से लिख पाएंगे एग्जाम में। नहीं तो हमें ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको आपको पढ़कर सुनाती हूँ। 1919 के मध्यकाल के एक दिन प्रभात में ही पत्नी और भद्रसेन को लेकर मैं मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर उतरा। उस समय मेरी जेब में कुल जमा 65 रुपए की राशि थी। मेरी पत्नी के शरीर पर एक भी आभूषण नहीं था। मैं केवल ईश्वर और आत्मशक्ति पर भरोसा रखकर इस महान नगरी में चला आया था। 5 वर्ष इस नगरी में मैंने व्यतीत किए। मुंबई का यह प्रवास काल मेरे चरम उत्कर्ष और ख्याति का काल था। यहाँ पूछते ही मैं वज्रवल्लभ शर्मा के मकान में ठहरा और अपने योग्य मकान तलाश करता रहा। प्रज्वल्लभ शर्मा के कारिंदों को भी मैंने मकान तलाश करने के लिए कह दिया था। मेरी दृष्टि में कालवा देवी रोड और मुंबई बाजार का क्षेत्र ही उपयुक्त स्थान था जहां मैं अपना चिकित्सालय चलाना चाहता था। यही बस्ती मारवाड़ी सेठों का व्यापार केंद्र थी। कालवा देवी रोड पर बादाम झाड़ के पास एक नई बिल्डिंग बनकर तैयारी पर थी। मैंने उसी में 2 कमरे लेने की चेष्टा की। अंत में बड़ी दौड़ धूप के बाद उसी बिल्डिंग में 2 कमरे पहली मंजिल पर 300 रुपए मासिक पर मिल गए थे। 300 रुपए महीना उस पर उनको मिला। अब तक मैंने अपनी जमा पूंजी 65 रुपए बड़े यत्न से बचा कर रखे थे। यहाँ तक कि कहीं जाना होता था तो पैदल ही जाता थी। ट्राम में भी नहीं बैठता था। मकान मिलने पर मैं केवल फर्श बिछाकर ईश्वर का नाम लेकर बैठ गया। 10-20 रुपयों की कुछ औषधियां भी बनाकर तैयार कर ली। मैंने अपना साइन बोर्ड लगाया। अजमेर वाला वैद्यराज मुझे औषधालय खोले 1 सप्ताह ही हुआ था कि पंडित वज्रवल्लभ शर्मा की मुंबई वाली पत्नी भी मेरी चिकित्सा में आई। 28 दिन तक मैंने उनकी स्त्री की चिकित्सा करके उन्हें आरोग्य कर दिया। इस पहले कि मरीज से मुझे 2000 रुपए की प्राप्ति हुई। इस पहले मरीज से मुझे 2000 रुपए मिले, ऐसा उनका कहना है। चिकित्सा व्यवसाय में मेरा यश मुंबई में फैलने लगा। बड़े बड़े सेठ और श्रीमंत मेरे चिकित्सालय में आने लगे। मैंने मेज कुर्सियां बढ़िया खरीद ली और ठाट से अपने घर को फर्निश्ड कर लिया। यानी कि उन्होंने कुर्सियां खरीद ली और मेज वगैरह उन्होंने अपना घर बहुत अच्छे से डेकोरेट किया। अलबत्ता मैंने दवाइयों की ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी की। केवल 10 से 15 शीशियां ही अपने पास रखता था और अदल बदल कर उन्हीं में पूड़ियां बनाकर मरीजों को दिया करता था। अपने खास नुस्खे में घर पर ही बना लिया करता था। 2-3 महीने में ही मेरी चिकित्सा धड़ल्ले से चल निकली।
साथ ही मेरी कलम भी यहाँ मेरा परिचय हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय के मालिक श्री नथुराम प्रेमी जी से प्रगाढ़ प्रगाढ़ हो गया। उनको मैंने हृदय की परक प्रकाशनार्थ दिया। मैं फुटकर लेख भी लिखता था। गद्य काव्यों का सृजन यही हुआ। ये लेख में प्रताप, शारदा, प्रभा, कर्मवीर, प्रणयवीर, माधुरी, चांद, सरस्वती आदि में भेज दिया करता था। प्रताप ने मेरी कृतियों को खूब छापा। गद्य काव्यों की मेरी कृतियां हिंदी संसार में अत्यंत पसंद की गई और उन्हें उच्च कोटि की नवीन शैली की रचनाएं मानी गई। उन दिनों में साहस का पुतला बना हुआ था। दिन भर मरीजों और दवाइयों के बनाने में बिताता था और रात देर तक साहित्य सृजन में मेरी कलम सरपट दौड़ने लगी थी। मेरा शास्त्र तेज और ओज मेरी लिखनी की नोक से कागजों पर उतरता रहता था। इन्हीं दिनों लोकमान्य तिलक और गांधी जी के राजनीतिक विचारों से मेरी स्वतंत्र विचार धारा टकराने लगी और मैंने अपनी लौह लेखनी का अप्रतिम चमत्कार तूफानी ग्रंथ सत्याग्रह और असहयोग लिख डाला, जो हिंदी पुस्तक भंडार मुंबई से सन 21 में प्रकाशित हुई। सत्याग्रह और असहयोग के प्रकाशित होते ही राजनीतिक पुरुषों ने उसे गीता की भांति पढ़ा। गणेश शंकर विद्यार्थी ने उसे पढ़कर जेल से मुझे पत्र में लिखा था कि सत्याग्रह और असहयोग राजनीति की गीता है। इसका पाठ गीता की भांति ही करता हूँ। इस ग्रंथ के लिखने में मैंने 4-5 मास बहुत परिश्रम किया और अनेक ग्रंथों का मनन भी किया। सत्याग्रह और असहयोग की स्पष्ट व्याख्या और उसकी प्रयोगात्मक उपयोगिता पर इससे सुंदर ग्रंथ नहीं निकला था। कुछ मास बाद ही यह पुस्तक अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी और इसका दूसरा संस्करण तथा मराठी संस्करण छपते छपते प्रेस से लौटा लिया गया। बहुत छिपाकर गुजराती संस्करण तो छप सका। प्रताप में प्रकाशित मेरे गद्य काव्य जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होते थे, बहुत प्रसिद्ध हो चले थे। मेरे दश काव्य होते थे देश प्रेममय। यहाँ तक मैंने इसका उत्तर निकाला है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डायरी की परिभाषा बताकर डायरी का महत्व लिखिए। इसका भी पेज नंबर मैंने यहाँ लिखा है। नहीं, इसका पेज नंबर देखते हैं। डायरी का पेज नंबर है बुक्स में से 64। तो मैं आपको सिर्फ इसका टॉपिक बोलकर दिखाऊंगी, जो कि इन्होंने पूछा है। डायरी की परिभाषाएं बताकर महत्व लिखिए। आपको अपने मन से इसको छाट कर लिखना है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। और कोई जॉब पे जाता है, कोई काम पर जाता है, तो इसलिए इसको पूरा समय नहीं दे सकता, इसलिए आप इसे सुनकर ही अच्छे से अपने मन की भाषा में लिख सकते हैं इसका आंसर। तो चलिए हम अब इसके टॉपिक पर बोलते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में स्थापित व्यक्तियों की डायरी से अनेक घटनाओं पर नया प्रकाश पड़ सकता है। ये डायरियां बाद में प्रकाशित भी की जाती है। लिखने वाले व्यक्ति का व्यवसाय, उसकी प्रतिष्ठा आदि के कारण उस डायरी का महत्व बढ़ जाता है। कला, साहित्य तथा राजनीति के क्षेत्र के व्यक्ति डायरियां लिखते हैं। अर्थात उनमें से कुछ लोग संवेदनशील व्यक्ति जब डायरी लिखने बैठते हैं तो जाने अनजाने वह अपने व्यक्तित्व के संबंध में उनके संपर्क में आए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में बहुत कुछ लिख ही देंगे। परिणामत उनकी वह डायरी साहित्य की दुर्लभ वस्तु बन जाती है, क्योंकि उस डायरी के माध्यम से हम उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं को जानने लगते हैं। विशेषतः यूरोप में डायरी लेखन की प्रथा अधिक है। वहां जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों की डायरियां प्रकाशित हुई है। धीरे धीरे इसे एक साहित्यिक विधा के रूप में प्रकाशित हुई है। धीरे धीरे एक साहित्यिक विधा के रूप में मान्यता मिलने लगी और इसका अध्ययन भी शुरू हुआ। यहाँ डायरी विधा से संबंधित जानकारी देने का प्रयत्न किया जा रहा है। डायरी विधा एक परिभाषा, उसका रचना तंत्र, उसके तत्व तथा प्रकारों पर आरंभ में चर्चा होगी। बाद में ही डायरी साहित्य का परिचय करा दिया जाएगा और अंत में कुछ प्रसिद्ध डायरियों के अंश देकर
उसका भी अध्ययन प्रस्तुत किया जाएगा। तो हम डायरी की परिभाषा देखते हैं इसमें। तो डायरी व्यक्तिमत्व प्रकाशन का एक साधन है। इससे मनुष्य के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है। दूसरा पॉइंट से डायरी वह पुस्तक है जिसमें लेखक के प्रतिदिन स्मरण लेख घटनाएं एवं साहसिक क्रियाएं जिसमें उसका व्यक्तिगत निरीक्षण होता है या अन्य व्यक्तियों द्वारा वर्णित घटनाएं होती है। डायरी वह आत्मीय पुस्तक है जिसमें लेखक प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन ही नहीं करता, अपितु इसके साथ ही साथ अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं का वर्णन भी संक्षिप्त में रोचक एवं सुसंगठित रूप से करता है। डायरी आत्मकथा का बदला हुआ एक रूप है। डायरी स्वांत सुखाय के उद्देश्य से लिखी जाती है। उपयुक्त 5 परिभाषाओं के माध्यम से हम डायरी का स्वरूप जानने का प्रयत्न करेंगे। डायरी के लिए मराठी में दैनंदिनी, वासरी, उर्दू में रोजनामचा शब्द प्रचलित रहे हैं, परंतु अंग्रेजी का डायरी शब्द इतना लोकप्रिय हुआ कि इस शब्द को अब सभी भारतीय भाषाओं ने स्वीकार किया है। अगर इसमें कुछ पूछा जाए तो आप इसे नोट कर ले कि डायरी के लिए मराठी में क्या है, दैनंदिनी है, और वासरी, और उर्दू में रोजनामचा शब्द। यह शब्द अब रूढ़ हो गया है, इसलिए इस शब्दों का प्रयोग इस विधा के लिए होता है। व्यक्ति अपने दैनंदिन जीवन में बहुत सी बातों का अनुभव करता है, अनेक लोगों के संपर्क में आता है, सबको याद तो रख नहीं सकता, परंतु ये अनुभव में व्यक्ति उसकी चेतना के अंग बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार दैनंदिन जीवन में अन्य व्यक्तियों या प्रसंगों के प्रति अनेक प्रतिक्रियाएं देते रहता है। समुद्र में जैसे लहर उठकर फिर उसी में समा जाती है, ठीक उसी प्रकार उसमें मन में अनेक विचार आते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं। परंतु रोज रात को एकांत में अगर वह दिन भर की बातों को याद करे तो उससे सारी बातें फिर से स्पष्ट दिखलाई देने लगती है। और अगर वह अपने मन भी इन प्रतिक्रियाओं को शब्दों में पकड़े, उन घटनाओं और व्यक्तियों के अनुभवों को लिखकर रखे, तो एक भावनिक या वैचारिक बोझ से मुक्ति का आनंद उसे मिलने लगेगा। बहुत बड़ी शांति का अनुभव वह करने लगेगा। इसी उद्देश्य से कुछ लोग अपनी डायरिया लिखने लगे। बाद में उनमें से कुछ कुछ को लगा कि इन्हें प्रकाशित किया जाना चाहिए, अथवा उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों को अथवा स्नेहीजनों को लगा कि इसका प्रकाशन जरूरी है, तो ऐसी डायरिया प्रकाशित होने लगी। पाठकों ने इन डायरियों का स्वागत किया और इस प्रकार एक नई साहित्यिक विधा का जन्म हुआ। डायरी यह पूर्ण आधुनिक काल की एक विधा है। यूरोपीय साहित्य के प्रभाव से हिंदी में इसका आविर्भाव हुआ। डायरी के माध्यम से लेखक अपनी भाव, विचारों, तरंगों की अभिव्यक्ति करते रहता है। जीवनीपरक अन्य विधाओं के लेखन के समय लेखक को इस बात का पता होता है कि इसे पढ़ने वाले कोई न कोई है। आत्मकथा तथा जीवनी तो पाठक के लिए ही लिखी जाती है। क्या कहा इन्होंने यहाँ कि आत्मकथा तथा जीवनी जो कि पाठक के लिए लिखी जाती है। पत्र लेखन में कम से कम एक पाठक तो होता ही है, परंतु डायरी एकमात्र ऐसी विधा है जिसे लिखते समय डायरी लेखक को पता नहीं रहता कि भविष्य में इसे कोई पढ़ने वाला है, तो स्वतंत्र सुखाए डायरी लिखते रहता है, अथवा एक आदत के कारण यहाँ लेखक के व्यक्तित्व का प्रकाशन उसके वास्तव रूप में ही होता है। इस कारण यह विधा लेखक के व्यक्तित्व के सर्वाधिक निकट होती है। इसी कारण उसमें कलात्मकता का अभाव भी होता है। इसलिए समीक्षकों का एक वर्ग इसे साहित्य की विधा भी मानने तैयार नहीं है, क्योंकि ये विशेष कलापूर्ण साहित्य रूप नहीं है। क्योंकि डायरी को पढ़ने वाला कोई नहीं है, इसका विश्वास लेखक को होता है, इसलिए वह अपनी अनगढ़ सच्चे स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप को व्यक्त करते जाता है। कुछ गोपनीय बातें भी यहाँ आ जाती है।
ऐसी बातें वो इसमें लिखता है जिसे वह कहीं लिख या बोल नहीं पाता। अर्थात यह भी सही है कि उसकी व्यक्ति की डायरी प्रकाशित होती है अथवा पाठक उसी व्यक्ति की डायरी को पढ़ना चाहेंगे जो किसी विशेष क्षेत्र में प्रतिष्ठित रहा हो। सामान्य आदमी के जीवन को जानने की उत्सुकता बहुत कम लोगों में होती है। ठीक पत्र लेखन की तरह डायरी अपने आप में साध्य है, अथवा यूं कहे कि आत्मा व्यक्ति यह डायरी लेखन का लक्ष्य है, परंतु पाठकों अध्यापकों के लिए डायरी एक साधन है, उस व्यक्ति को जानने का साधन, उस काल की जटिलता को जानने का साधन। यहाँ हम रुकते हैं, अगले क्वेश्चंस आंसर अगले वीडियो में देखेंगे।